हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बच्चे, जैसे कि अब सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम सबको पता हमने सारा कुछ पढ़ा होता है, बट फिर भी नियर द एग्ज़ाम्स हम सब चाहते हैं कि क्विक रिवीजन हो जाए हमारी। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डिस्कशन आपके एनसीईआरटी बेसिस पे कर दिया जाए। अब बाकी मैं जानती हूँ कि हम लोग सारे बहुत अच्छी अच्छी हाई लेवल की बुक्स पढ़ते रहते हैं, बट आई बिलीव बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो उसी के लिए फॉर अ क्विक रिवीजन मैंने सोचा कि लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको हर पेज वाइज हर पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बताऊंगी कि आपको इस पेज पे किस प्रकार का कैसा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, और मेरी हर कोशिश होगी कि आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन के साथ साथ प्रॉपर उसका आंसर भी बताया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बिफोर बिगनिंग द चैप्टर, मेरे अकॉर्डिंग लेट यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर का नाम उन्होंने बताया रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इक्वेशंस हम कब से करते आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग वाटर की इक्वेशंस लिखते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ वाटर, मीन्स हाउ डू यू मेक द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। बट ये कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास, इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। टू मेक इट मोर सिंपलर व्हेन वी स्टार्ट मेंशनिंग इट विद द हेल्प ऑफ इन देयर सिम्बॉलिक फॉर्म, तब हम इस इक्वेशन को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये तो हुआ केमिकल इक्वेशन का मीनिंग। दूसरी तरफ वो बता रहे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है, जब अब आप देख रहे हैं कि आज का मौसम, जो आजकल का मौसम चल रहा है वो गर्मियों का है। अगर आप गलती से आपकी मम्मा दूध जो है घर पे जो पड़ा है उसको बाहर रख देती हैं, तो आप देखते हैं कि दैट टर्न्स इनटू कर्ड। दैट अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ओनली। दैट अकर्स ड्यू टू chemical reaction. So whichever the change which involves chemical change, we are calling that chemical reactions. आप खुद देख पा रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे आपको उन्होंने बोला कि अगर आप दूध बाहर रख देते हैं, अगर कोई आयरन का तवा, आपके घर पे तवा पड़ा है, पैन है, नेल्स मीन्स आयरन के नेल्स ले लीजिए, इफ़ दे आर एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दे गेट रस्टेड बिकॉज दे गेट केमिकल चेंज। द अनदर फीचर ऑफ केमिकल चेंज इज़, क्या होता है कि जो केमिकल चेंज है वो बेटा इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मीन्स विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि अब आप लोग एक हाइट अटेन कर चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं, कुड यू गो बैक इनटू योर चाइल्डहुड विद अ स्मॉल हाइट, यू कैन नॉट। सो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन होती है ग्रेप्स की, खाना को बना दिया, जब मम्मा ने सब्जी काटी और उसके बाद जब बना दिया, सो व्हाट वी आर कॉलिंग दैट चेंज, दैट इज़ केमिकल चेंज। even though the food which is digested in our body, that is also involving chemical change, and the respiration through which means we are doing that process, we also obtain the energy, that is also a chemical change. In sub में all the changes which they are telling us, they are telling that whatever the initial substance is there, whatever the initial substance is there, when they are reacting with whatever their atmospheric conditions आ रहा है, या किसी से भी, जैसे आपने आयरन तवा बोल दिया, अब आयरन है, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो रस्ट बना रहा है, तो देन इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट, रस्ट। तो रस्ट क्या है, एक जंग है, जो जंग लग गई, क्या जंग से हमें पुराना लोहा वापस मिलता है, नहीं मिलता। सो दैट इज़ एक्चुअली केमिकल चेंज, एंड दैट केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स व्हाट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या इन्वॉल्व करता है आपके लिए, केमिकल रिएक्शन होता है। उसी के बेसिस पे आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 1.1। बेटे इसमें हमें आपको क्या दिया है, एक्टिविटी 1.1 में आपको दिया मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन आप लोगों ने अपने आसपास फुलझड़ी देखी होगी सबने। मैग्नीशियम रिबन भी कुछ सिल्वरी ग्रेइश कलर का मेटल होता है, ठीक है। तो जब ये बर्न करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको हम टोंग से पकड़ के आपकी मीन्स एक्टिविटी में
आपकी एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को उन्होंने टोंग क्या होता है, जो जैसे डॉक्टर्स के पास सीजर्स होती है ना, मतलब जिससे वो बुलेट्स वगैरह निकालते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। व्हेन दे बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उनको एक डेजलिंग सी वाइट फ्लेम दिखती है, जो किसकी होती है बेटे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो आपको कैसे पता होना चाहिए, आप क्या लर्न करें इसमें कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी फ्लेम क्या है, डेजलिंग वाइट फ्लेम। और मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम हम अक्सर कहते हैं अ मेटल, सिल्वरी ग्रेइश मेटल, या फिर अ मेटल विच बर्न्स इन अ एयर produces dazzling white flame. Name that means compound which is being formed. So that is magnesium oxide. That is magnesium oxide. और जब आप इस पाउडर को जब आप कलेक्ट करते हो, जब ये बर्न कर देता है तो ये वाइट पाउडरी ऐश बनाता है। एंड व्हेन यू ऐड अ बिट ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू इट, व्हाट डू यू गेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली बेटे जो मैग्नीशियम है ये होता है मेटल। व्हाट डू वी कॉल इट एज, इट इज़ अ मेटल। सो व्हेन यू बर्न मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है। बिकॉज वी आर चेकिंग इट विद रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में ज़्यादा जानकारी आप जानेंगे चैप्टर 2 में। वैसे तो आपने थोड़ा बहुत 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं 2, रेड के और ब्लू के। अगर तो रेड जो है ब्लू में टर्न करता है तो हम उसको बोलते हैं बेस, अगर ब्लू रेड में टर्न करता है तो हम उसको बोलते हैं एसिड। एक्चुअली ये लिटमस होता क्या है, ये होता है इंडिकेटर। अब जैसे इंडिकेटर का काम क्या है, कुछ हमें इंडिकेट करना। जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर क्या बताता है कि हमने इधर टर्न करना है उधर। तो सिमिलरली साइंस में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक अगर रेड लिटमस पे आप इसकी ड्रॉप डाल देते हैं तो इट विल टर्न ब्लू, तो जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। ओवरऑल कंक्लूड किया जाए कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन nature. So this was only given in your activity 1.1. तो बेटे एक इसमें प्रिकॉशंस है, कई बार आता है पेपर में कि प्रिकॉशन क्या है। पहले तो पॉसिबिलिटी आप ऑब्जर्वेशन में बताएंगे कि डेजलिंग वाइट फ्लेम आ रही है हमारे पास, ठीक है। और एक चीज़ बोला जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमेशा सैंड पेपर से रब करें। सैंड पेपर से क्यों रब करना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। So you need to rub it with sandpaper to remove this protective oxide layer which prevents it from further burning. Okay, so this is your another question, why do we need to rub magnesium ribbon with sandpaper? Then what was your observation when you burn it in the presence of oxygen? You are able to see the dazzling white flame that is of magnesium oxide. Over there they also give one precaution that when you burn it, wear suitable eye glasses, because it should not directly, this flame should not directly come into contact with your eyes. That is not safe. That is, it is being advised to wear suitable eye glasses. So in this part only you are getting precautions also. Even though you are getting why do we means need to rub it with a sandpaper also, and your observations also. इस एक्टिविटी में 3 पार्ट आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। सेम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया वो जो पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो किसकी वजह से है, वो मैंने आपको रिएक्शन करके बता दिया कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके बाद जो एक्टिविटी नंबर 1.2 है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो पूरे चैप्टर में ये जो एक्टिविटी आपके पास बार बार आती ही जाएगी कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। जो एक्टिविटी 1.2 है बेटे, इसमें लिया इन्होंने लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास PbNO3 प्लस इन्होंने साथ में लिया है पोटाशियम आयोडाइड।
पोटाशियम आयोडाइड। अगर आप देखें ना, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन रिएक्शंस की दे रही हूँ ना, अभी तो मैं सिर्फ एक्टिविटी के बेसिस पे दे रही हूँ। आई बिलीव अकॉर्डिंग टू मी अभी भी ये इक्वेशंस इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इनमें सब में हमें जो मेजर चीज़ें चाहिए थी वो चाहिए बैलेंसिंग प्लस वेयर एवर द स्टेट्स पूछी जाए उनको मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब यहाँ पे लिख ही दिया कि दे आर अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, तो हमें मेंशन करनी पड़ेगी उनकी स्टेट्स कि वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है। अब इन्होंने आपको ऑब्जर्वेशन मांगी है कि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है। बेटे रिएक्शन याद करने बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट मैं कहती हूँ कि रिएक्शन को लर्न मत करो, रिएक्शन को तोड़ो फिर याद करो। अब कई बार मैं जब लिख दूँगी ना मैं यहाँ पे कि PbI2 है और KNO3 है, अब हम सोचते हैं कि अगर आप कहते हो कि तोड़ दिया रिएक्शन को, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। तो PbI लिखना था मैम, आपने तो PbI2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इधर की बात करेंगे तो KNO3 है, तो इसके पैरों में तो 2 लिखा है, तो यहाँ पे तो हमने 2 लिखा नहीं। अब आपको एक टेक्निक बताते हैं कि कुछ वैलेंसीज हम वैसे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? NO3 आपको पता पॉलीएटॉमिक है, उसके पैरों में कौन है? 2। जो उसके पैरों में है वो वैलेंसी इसकी है, इसका मतलब लेड की वैलेंसी क्या है? 2। अब NO3 की वैलेंसी लेड के पैरों में क्या था? कुछ भी नहीं, तो इसकी वैलेंसी है 1। सिमिलरली पोटाशियम के पैरों में कोई नहीं है तो उसकी वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी भी 1। अब आप देखें, अब जो प्रोडक्ट बनाना आपको, मैंने आपको बोला स्प्लिटिंग से बनाइए, क्योंकि केमिकल फॉर्मेशन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या फिर रिएक्शंस की फॉर्मेशन होती है वो इसी तरह से बनती है। अब ये पॉजिटिव आपका नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा Pb और I के बीच में बॉन्डिंग है, Pb2 है, I1 है, तो अगर आप देखें तो आपके पास PbI2 बना। दैट इज़ वाई आई राइट PbI2, आई डोंट राइट इट PbI। ठीक है, देन नेक्स्ट इज K एंड NO3 के बीच में बनेगी। अब K के पैरों में देखिए कौन है? 1। NO3 के पैरों में देखिए कौन है? 1। सो व्हेन यू मेक अ वैलेंसी देन यू फाउंड इट दैट उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? KNO3। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिएक्शंस करने हैं ना, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, अगर आप इस मेथड से ट्राई करें, मुझे नहीं लगता कि आपको रिएक्शंस कभी भी याद करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप बोले ना 80% रिएक्शंस आप इसी तरह से लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है बच्चे, अब इसमें उन्होंने हमारे पास क्या पूछा था? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आप वो चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इसमें बेटे PbI2 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं, लेड आयोडाइड होता है। PbI2 क्या होता है? येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन। अब देखा जाए तो एक्टिविटी 1.3 है, उसमें आपसे क्या पूछा है कि जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लो। जिंक के ग्रैन्यूल्स ना थोड़े जैसे आपके पास सिक्के वगैरह होते हैं, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लो, प्लस उन्होंने बोला कोई HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो। मैं दोनों के साथ रिएक्शन करके बताऊंगी। एक्चुअली देखा जाए तो जिंक क्या है? मेटल है। सो व्हेन यू रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक, अब मैं फिर से रिएक्शन वैसे ही परफॉर्म करूँगी। अब क्या है, यहाँ पे तो केला मेटल है, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अब कुछ मेटल्स की वैलेंसी हमें ऑलरेडी लर्न कर लेनी चाहिए, है ना। कुछ तो 1 to 20 आई थिंक सो हम सारे याद करते हैं, कुछ आपको आसानी से लर्न होनी चाहिए। अब जिंक जाएगा क्लोरीन के पास, H+ लगे अकेला। अब आपको वैलेंसी तो दिख नहीं रही है, ये 1 है, ये 1 है, चलो हाइड्रोजन की तो 1 ही है, क्लोरीन की भी 1 है। अब जिंक की वैलेंसी होती है बेटा 2। अब देखा जाए जिंक और क्लोरीन के बीच में बनेगा तो ये क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। और H+ अकेला ने एग्जिस्ट करा तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस। और बेटे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। इट प्रोड्यूसेस व्हाट? पॉप साउंड। व्हेन यू ब्रॉट दैट लाइटेड matchstick near the mouth of the test tube, what do you hear?
the pop sound which indicates the presence of hydrogen gas. अगर आप इसका मीन्स मेन रिएक्शन देखें, वेन एवर एनी मेटल reacts with an acid, it produce salt plus evolution of hydrogen takes place. अब देखा जाए तो अगर सेम रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ क्वाइट ईजी. अब फिर से वैसे ही है, अब जिंक की पता आपको 2 वैलेंसी है, सल्फेट की भी 2 वैलेंसी होती है. यहीं से दिख गई ना सल्फेट की. सल्फेट के पैरों में कुछ नहीं है, सल्फेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. सो पॉजिटिव विल गो टू नेगेटिव. अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे वैलेंसी हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे सीधा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. सो रिएक्शन आप दोनों के साथ लिख सकते हैं और आप दोनों के साथ देखेंगे कि एवोल्यूशन दोनों में किसकी हो रही है, हाइड्रोजन गैस की. और अगर आपको इन्होंने यहाँ पे पूछा है, उन्होंने बोला टच द कॉनिकल फ्लास्क, इज़ देयर एनी चेंज, तो मेनली वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डू यू नो. अगर आपने मुझे बता दिया कि एक में प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, एक में एवोल्यूशन ऑफ गैस आ रही है, कि हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन है. अब मिल्क से जब कर्ड चेंज हुआ था तो क्या हुआ, आपको पता चला केमिकल चेंज हुआ, होता ही है ना. कैसे पता चलता है, तो 4 मेन चीज़ें होती हैं बेटा. क्या होता है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है. दूसरा, या उसमें कोई गैस इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है. तीसरा, या फिर जैसे मैंने आपको प्रेसिपिटेट बताया तो चेंज इन कलर हो जाएगा. चौथा, या फिर उसकी कोई स्टेट बदल जाती है, क्योंकि जब भी हम कभी आयरन को रिएक्ट कराते हैं स्टीम वगैरह से, तो समवेयर स्टेट का क्या मतलब है. स्टेट साइंस में 3 मतलब, जैसे सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैशियस होती है, ठीक है, एक्वस भी होती है, राइट, ठीक है. तो दीज आर द स्टेट्स विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड. क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इसको रिप्रेजेंट करने की. दिस मेक्स द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. दिस मेक्स द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आपको पता है बेटे, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, इवन दो गैशियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. तो व्हेन यू आर मेंशनिंग एनी रिएक्शन ऑफ आयरन विद मेट वाटर, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेट लिख रही हूँ तो आपको पता है ये स्टीम से रिएक्ट कर रहा है. दैट इज़ वाई, सो इट मेक्स द इक्वेशन more informative. That is why there is a requirement of mentioning the states wherever necessary. Wherever necessary. ये आप आगे भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है. आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को ऐसे आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ लाइक द चैनल. I really want to help you all. So if you want, I'll surely continue with my topic with easiest manner which I can follow to make you understand. Thank you. Bye bye all.